जब से छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई। सबसे बड़ी मुठभेड़ इसलिए क्योंकि हालांकि संख्या में देखें तो इससे पहले भी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। नेतृत्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी मुठभेड़ है, क्योंकि पहली बार माओवादियों का, जब से छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद काबिज है तब से, तो पहली बार माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट किया गया है और अब तक की सबसे बड़ी सफलता। माओवादी भी हतप्रभ हैं कि कैसे उनके शीर्ष नेतृत्व को घेरा गया जवानों के द्वारा। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने आया हूँ और हालांकि थोड़ा सा लेट ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मैं बहुत विधिवत आपको समझाऊँ कि कैसे और क्या क्या चीज़ें हुई और क्या सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये मैं इस तरह से खड़ा हूं और मेरे पीछे पहाड़ का इलाका है। आपको दिशा ज्ञान के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा इधर थमीर मदद कर रहे हैं कैमरे की। तो पूरी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत विधिवत, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझाएंगे विधिवत कि कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप समझें कि ये उत्तर है, मेरे पीछे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है। पीछे पहाड़ी की ओर जो है वो दक्षिण है। और इस मुठभेड़ को लेकर कई लोगों ने रिपोर्ट की। तो हिंदुस्तान टाइम्स में रितेश मिश्रा जी हैं, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं, उन्होंने बहुत विधिवत की, तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिल रहा है। मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी क्योंकि वो बहुत शालीनता से, बहुत अंदर से जानकारियाँ निकालते हैं। तो मुठभेड़ कैसी हुई, ये सारी चीज़ें तो हम बताते ही हैं, लेकिन जो उसके बहुत बारीक पॉइंट है वो भी बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुठभेड़ हुई है, इसके लिए बहुत लंबे समय से जो फोर्स है और जो नारायणपुर के एसपी हैं प्रभात कुमार, उनके द्वारा बहुत लंबे समय से इसको लेकर प्लान की जा रही थी। हालांकि ये भी बात सही है कि प्रभात कुमार जब से नारायणपुर के एसपी बने हैं तो उनके द्वारा लगातार कई सफल ऑपरेशन करवाए गए, जो हालांकि संयुक्त ऑपरेशन उनका, लेकिन उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। लेकिन अभी बस्तर में जिस तरह से जो एसपी हैं सारे यंग एसपी हैं, चाहे आप नारायणपुर के एसपी की बात कर लें या फिर बीजापुर की या दंतेवाड़ा की। बीजापुर में जिस तरह से हैं और दंतेवाड़ा में, सारे जगह पे यंग हैं जितने भी एसपी हैं, कोंडागांव में भी, बस्तर में भी। तो इन लोगों की टीम जो है लगातार नए नए तरीक़ों को कोशिश करती है कि कैसे उपयोग किया जाए माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में। तो इसे बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबा ये ऑपरेशन प्लान था, बहुत पहले से इसको लेकर रिसर्च किया जा रहा था, मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। दिशा इसलिए मैंने बताया, वो भी आपको बताऊंगा कि उसकी क्या आवश्यकता है। तो हुआ ये कि इस ऑपरेशन को लेके भी 3-4 टीमें अलग अलग निकली थी और यहाँ इस इलाके में भी 4 टीमें थीं। साथ ही साथ बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव की फोर्स भी थी नारायणपुर की फोर्स के साथ, जो इस ऑपरेशन में थी। दरअसल होता है जब भी ऑपरेशन के लिए फोर्स निकलती है तो माओवादियों की इसकी जानकारी मिल जाती है और वो उस इलाके से दूसरी ओर मूव करने लगते हैं। और इन सब चीज़ों को लगातार स्टडी करने के बाद पुलिस ने क्या किया कि उस तरफ से, बीजापुर की तरफ से भी फोर्स भेजी, दंतेवाड़ा, कोंडागांव की तरफ से भी, ताकि माओवादियों को भ्रम हो जाए कि ऑपरेशन लॉन्च कहाँ के लिए हुआ है, फोर्स जा कहाँ रही है। और कई फोर्स जब वापस लौटने लगी तो उन्हें लगा कि अब ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, अब वो सुरक्षित हैं। ऐसे करते करते, और हालांकि ये जो ऑपरेशन हुआ, बताते हैं कि इसकी टीम भी 3 दिन तक पूरे जंगलों की खाक छानने के बाद वापस लौटी और यहाँ से लगभग 1-8 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने रात्रि विश्राम करने का फैसला किया। 3 दिन तक वो लगातार जंगल में थे और जब इसी इलाके के 1 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने रात्रि विश्राम का फैसला किया तो बहुत इत्तेफाक से बसवा राजू, जो कि माओवादियों के महासचिव रहे, वो भी अपनी टीम के साथ इसी इलाके में रात्रि विश्राम कर रहे थे। और दोनों को नहीं पता था कि इस इलाके में मतलब माओवादियों को ये नहीं पता था कि इस इलाके में पुलिस आ गई है। पुलिस को ये भी नहीं पता था कि जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहे हैं वो उनके ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब वही वाला डायलॉग कि जिसे ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिले। हालांकि ये पुलिस किसी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन यहाँ पे उसी तरह से इत्तेफाक हुआ कि जिसे ढूंढा जा रहा था बरसों, पुलिस को पता ही नहीं था कि वो 1 किलोमीटर की दूरी पर वो भी है। तो इस इलाके में 4 टीमें थीं, फाल्कन, विक्टर, लीमा और ईगल। ये फोर्स की जो अलग अलग टीमें थी उनके नाम दिए गए थे और उनके द्वारा यहाँ पर रात्रि विश्राम किया गया था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि माओवादियों का जो संतरी है, जो बसवा राजू के जो टीम का जो संतरी है, वो और एक फोर्स की टीम के साथ में
अचानक से टकरा गया। फोर्स वापस ही लौट रही थी। एक और जवान ने मुझे जो बताया, उसने बताया कि जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ी के टीम जो आते आते थोड़ी सी बिखर गई, एक टीम दूसरी तरफ से, एक टीम पहाड़ी के दूसरी तरफ से और एक टीम पहाड़ के ऊपर से चढ़ने वाली थी। उसी दौरान जो पहला सिपाही जो शहीद हुआ वो चढ़ ही रहा था और मुझे लगता है कि ये वही है जो माओवादियों के संतरी से जिसकी भिड़ंत हो गई। अचानक से दोनों गुत्थम गुत्थी हुई। उसने बंदूक से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की जवान के ऊपर। इसी दरमियान फायरिंग हो गई और गोली चलने से पूरा जंगल जो है उस गोली की आवाज़ से भी गूंज गया। जैसी गोली की आवाज़ गूंजी तो बाकी के सारे जवान, और ये घटना है सुबह लगभग 6:45 की। कुछ आसपास के गांव वालों ने बताया कि 6:45 पर पहली फायरिंग हुई जो लगभग 10 बजे तक चलती रही फिर दोनों तरफ से। तो पहली फायरिंग चल गई जवान और संतरी के बीच में, और मुझे लगता है वही जवान सबसे पहले शहीद हो गया। जो एक जवान शहीद हुआ था, एक जवान तो वापसी में आईडी बम की चपेट में आकर शहीद हुआ। उसके बाद फिर लगातार फोर्स ने यहाँ पर फायरिंग किया और माओवादी इधर से भागने की कोशिश की। अब मैं आपको दिशा बताता हूँ कि ये उत्तर है, दक्षिण है, क्योंकि और ये पूरब, ये पश्चिम। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, फिर हर जगह के उस स्पॉट को भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ इस इलाके में संतरी और पहले जवान की भिड़ंत हुई और वो पहले जवान को गोली लगी और गोली जब चली तो उसके बाद सारे जवानों ने इलाके पे मोर्चा ले लिया और पूरे इलाके को तो जवान 3-4 दिन से घेरे ही हुए थे लगातार सर्चिंग करते। और जब यहाँ से फायरिंग हुई तो माओवादी इधर से दक्षिण की तरफ भागने लगे, लेकिन वहाँ पर जो एक दूसरी टीम थी जवानों की, लीमा, उससे वो टकरा गए। टकराने के बाद फिर वो जो है फिर से उत्तर की तरफ बढ़े और फिर जब दोनों तरफ से उन्हें घिरने का ऐसा एहसास हुआ तो फिर वो पश्चिम की तरफ, मतलब इस तरफ भागे और यहीं पर आखिरी मुठभेड़ हुई। बताते हैं कि कुछ जवानों ने बताया कि जब माओवादी चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करने लगे और तो उन्हें एक बुजुर्ग जैसे आदमी को सारे माओवादी ने घेर लिया और घेर कर उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करने लगे। तो जवानों को लगा कि ये जो सारे माओवादी हैं तो वो एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा है और क्यों वो वहाँ से भाग नहीं रहे हैं और पूरे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ वो गोली चला रहे हैं। जितने भी उनके पास कारतूस थे वो लगातार फायर कर रहे थे जवानों के ऊपर कि किसी भी तरह जवान जो हैं वो पीछे हट जाए या थोड़ा सा भी जगह मिले और जिसे वो घेर कर सुरक्षित रखना चाह रहे हैं उसे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन इसमें वो बहुत देर तक जो मुठभेड़ चली और नाकामयाब रहे। नाकामयाब रहने के बाद जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ गोली लगी और उसकी मौत हुई तो बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी जवान की जो बाकी के माओवादी हैं उनके द्वारा PLGA, लाल सलाम, नक्सलवाद जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाकर सभी उस इलाके को छोड़कर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जिसकी सुरक्षा के लिए वो लगातार वहाँ मोर्चा बनाकर फायर कर रहे थे वो मारा जा चुका था, जिसका नाम था बसव राजू। ये भी बताते हैं कि इसकी शिनाख्ती भी 7 नंबर कंपनी के एक सरेंडर माओवादी जो कि इस मुठभेड़ में उनके साथ मौजूद था उसने आकर शिनाख्ती की, क्योंकि कुछ समय पहले तक भी वो बसव राजू के सुरक्षा में था जिसने सरेंडर करके फिर जवानों के साथ हो लिया था और इस ऑपरेशन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी बताते हैं कि जो भी 7 नंबर कंपनी के सरेंडर माओवादी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ की मॉनिटरिंग भी प्रभात कुमार कर रहे थे। लगातार माओवादी उन्हें कई बार घुमाने की कोशिश करते थे, कई बार सरेंडर करने के बाद भी कई बार जानकारियां गलत देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनसे बार बार क्रॉस चेक करना, 2 अलग अलग माओवादियों से पूछना, फिर वेरीफाई करना, इस तरह से लगातार करते हुए ये सारी जानकारियां और इनपुट के आधार पर इस ऑपरेशन में को मिला। लेकिन फिर भी कुछ पुलिस के अधिकारियों को मानना था कि बड़ी सफलता की उम्मीद ज़रूर थी उन्हें, लेकिन इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद कि बसवा राजू मारा जाएगा, ये भी दबे जुबान पे कुछ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बसवा राजू मारा जाएगा। और जब मारा गया तो अब ये एक इतिहास हो गया और ये इतिहास प्रभात कुमार के नाम हो गया जो एकदम यंग IPS हैं। तो ये सारी कहानी है इस मुठभेड़ की जो मुझे पता चली है, कुछ रितेश भैया से पता चली, कुछ जो मेरे सोर्सेज हैं उससे पता चली और यहाँ वहाँ से। तो सबसे पहले यही है वो इलाका, आप देखें यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ हुआ कैसे था सारी चीज़ें। ये देखिए, सबसे पहले इस तरफ से गोली चली और उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। आप देखें अगर ये बांस के पेड़ में गोलियां लगी। गांव वाले बता रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ घायल हो गए हैं। मतलब गांव वालों के लिए उनके लिए हर चीज़ जीव है, तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे पेड़ घायल हुए हैं। देखें
इस तरह से गोलियां चली हैं कि बांस के पेड़ अलग हो गए हैं टूट टूट के। और ये देखिए पूरे पूरे निशान गोलियों के हैं, यहाँ वहाँ ये सारे निशान गोलियों के हैं। और ये शुरुआती मुठभेड़ है और इसलिए यहाँ आपको कम फायरिंग दिखेगी। उस तरफ पेड़ों में भी आपको फायरिंग के निशान दिखेंगे और आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे और कहाँ कहाँ पे है। तो ये सारे पेड़ों में जो गोली लगी और जो संतरी और माओवादी की के संतरी और जवान की जो पहली भिड़ंत हुई, मुझे लगता है इसी जगह पे हुई। उसके साक्ष्य कैसे हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आप देखें इस जगह पर आएंगे तो जो एक जवान शहीद हुआ, मुझे लगता है ये उसी की वर्दी है। यहाँ एक जवान की वर्दी है और जो अभी भी घटना स्थल पर पड़ी हुई है। गोली लगी होगी तो तत्काल प्रभाव से उसे हटाया गया होगा वर्दी को। यहाँ पे माओवादियों के कुछ डायरियाँ और भी सामान है, देखिए ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये आत्मसमर्पित नक्सली गोंडी में लिखा हुआ है, माड़ बचाओ अभियान तुन सफल की कान, माओवादी खोखली विचारधारा कुन विंसाटू शांति अहिंसा था विचारधारा। ये गोंडी में लिखा हुआ है। अब ये माओवादियों का है कि क्या पता नहीं। पानी में पूरे दस्तावेज जो भी यहाँ पे हैं। हालांकि माओवादी अपने साथ जो जवान है वो अपने साथ लेके चले गए। यहाँ पर देखिए ये है पोर्च बोलते हैं इसे, जिसमें अपने सामान रखते हैं और यहाँ पर भी सामानों को फेंक दिया गया है। अब पता नहीं इसमें क्या क्या हैं चीज़ें, लेकिन ये लगता है किसी का बैग था। और ये सारे सामान यहाँ पे ये तो जवान का लग रहा है मुझे। जिस तरह से माओवादी या जवान इस तरह के सामान का इस्तेमाल करते हैं, अपने माउज़र और उसके कारतूस के जो रखते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी शब्द हो। तो इस तरह से यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। आगे जाएंगे तो कुछ जूते वहाँ पड़े हुए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे भी कुछ सामान है। तो सबसे पहले जब मुठभेड़ हुई तो इधर जब माओवादी भागे, उधर से फिर जो उनके बताया कि 4 टीम थी, लीमा, फाल्कन, विक्टर, इस तरह से। और ये देखिए इसमें भुनी हुई फल्ली, खाने का सामान है, पीने के पानी का बोतल। माओवादी इसी तरह से अपने रखते हैं, उन्हीं के सामान हैं जो अभी भी यहाँ पर उसी तरह से पड़े हुए हैं। और सामान जो मारे गए माओवादी, उनके शव को उस इलाके में एकत्रित किया गया जो शुरुआती तौर पर मारे गए। आइए वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो आगे में आप देखेंगे तो मैं इसलिए आपको पहले दिशा बताया कि आपको समझ में आए कि किस दिशा से मुठभेड़ शुरू हुई। और ये देखिए, तो ये माओवादियों का सामान अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बैग हैं उनके। और साथ ही साथ इस तरफ अगर आप आएंगे, बारिश हो जाने की वजह से ये ग्राउंड रिपोर्ट और भी ज़्यादा कठिन हो गई है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे मारे गए माओवादियों के जूते अभी भी हैं। 2 माओवादियों के जूते यहाँ पर, उनके सामान, पेन, इसमें भी भुनी हुई फल्ली रखी हुई है। मतलब हर जगह पे भुनी हुई फल्लियाँ। एक चीज़ और मुझे जो समझ में आ रहा है कि माओवादी यहाँ स्थायी कैंप में तो नहीं थे, क्योंकि आसपास जो है पीने के पानी का स्रोत नहीं है, कोई नाला वाला नहीं, दूर है। क्योंकि माओवादी उसी स्थान पर कैंप करेंगे जिस स्थान पर पीने के पानी की उपलब्धता हो, ताकि उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए पानी मिल सके। आगे और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी गोलियों के निशान है। और इस तरह से
इस पूरे जंगल में अलग अलग जगह गोलियों के निशान हैं। मैं लगातार आपको ढूंढ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे गोली चली होगी। तो बताया कि वो जब उधर से माओवादी फंस गए तो फंसने के बाद इस तरफ में भागे और भागने के बाद फिर इधर कहाँ, ये देखो यहाँ पे भी गोली के निशान है। ये पूरे जंगल में वहाँ भी गोली के निशान, उस पेड़ में भी, उसको दिख रहा है? ठीक है। और ये देखिए ये भी है गोली के निशान। हालांकि अभी तक हमें कोई ऐसे कारतूस नहीं मिले हैं खाली खोखे, लेकिन गोली के निशान बता रहे हैं कि यहाँ पे फायरिंग हुई है अच्छी खासी। ये बहुत घना जंगल है और इस जंगल में सबके लिए परेशानी, चाहे जवान हो या माओवादी। लगता है कोई कीड़ा काट लिया अंदर। एक कीड़ा जो है अंदर में काटा है बहुत तेज शरीर के। बारिश में ये जंगल चलने में और कठिन है। दरअसल ये वही जो मैं बता रहा था आपको कि वहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जब माओवादी भागे और इधर भी उनकी टीम, जो जवानों की टीम थी, इधर भी मुठभेड़ हुई है। और इधर मुठभेड़ हुई तो उसके बाद फिर वो इस तरफ सब लोग गए। अब देखिए पूरे जंगल में या तो उनके सामान बरामद करने के बाद जवानों ने जांच पड़ताल में फेंक दिए जो भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ये माओवादियों की जो यहाँ जवानों ने छोड़ दिया। इसमें उनके ये असल पूरे सामानों की जांच पड़ताल की होगी जवानों ने माओवादियों के द्वारा, और जितने काम का सामान लगा होगा उससे लिया और बाकी सामान यहाँ छोड़ दिया। लेकिन फायरिंग कैसे हुई थी ये देखिए, यहाँ भी गोलियों के निशान हैं और जो पेड़ में हैं अभी भी जो बता रहे हैं कि फायरिंग हुई यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर ये बांस का एक टुकड़ा है जो मारे गए माओवादियों के शव को ढोने के लिए जवानों ने काटा होगा। बारिश होने की वजह से बहुत सारे कागज़ यहाँ पे हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से भीग कर ख़राब हो गए। इसी बीच ये देखिए ये सारे सामान, ये चश्मा का कवर और साथ ही साथ ये डायरी है जिसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए। इसमें लिखा हुआ है 1987, 88, 89, 90, 91, 92 पूरा समय है और उसके बाद मेरे को लगता है महीना, और यहाँ 2009 बीएड, 2010 पीजी, 2004 या 11 होगा ये भी पीजी, फिर 2012 में लॉ फर्स्ट ईयर, 13 में सेकंड, 14 में थर्ड। अब पता नहीं कौन लॉ कर रहा था, पीजी कर रहा था, उसको लेकर यहाँ पे जानकारी मेरे को ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और डायरी में तेलुगु में लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ पा रहा हो तो समझेगा कि क्या लिखा हुआ है। बाकी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जवानों ने इसे छोड़ा है और यहाँ पर जवानों ने छोड़ा है, माओवादियों की डायरी है ये। और ये दवाइयाँ हैं, ये काहे की दवाई है, जो मेडिकल से जुड़े हैं वो जानेंगे। तो ये सारा सामान है यहाँ पर। इसके अलावा आगे और भी सामान है, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दवाइयों के साथ साथ यहाँ पे सैनिटरी पैड भी है, और सैनिटरी पैड होने की वजह से ये आप जान सकते हैं कि जो महिला माओवादियाँ तो थी यहाँ पे, माओवादी मारी गई, साथ ही साथ जो है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था माओवादी करते हैं। और इस तरह की सारी दवाइयाँ हैं और इसके आगे और भी हैं, वहाँ देखते हैं और क्या क्या सामान है। आगे दिखाता हूँ आपको मैं और क्या सामान है यहाँ पर। देखिए जंगल में अभी भी घूम रहा हूँ
तो एक ये डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये डब्बा किस चीज़ का है देखिए, ये स्नाइपर लिखा हुआ है, और ये जो है राइफ़ल के ऊपर में लगाकर इसे स्नाइपर राइफ़ल बनाने के लिए मुझे लगता है माओवादियों ने इसको ऑनलाइन मंगाते हैं। हालांकि इसके पहले कई बार बरामद हुआ है, यहाँ पे भी था, तो और यहाँ से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए, जिसमें हालांकि हथियार में ये स्नाइपर का जो ऊपर का जो टेलीस्कोप या जो भी बोलते होंगे वो तो नहीं दिखाया गया वहाँ पे, लेकिन यहाँ डब्बा है, मतलब मंगाया तो गया होगा। हालांकि बसव राजू माओवादी संगठन का सबसे शीर्ष नेता है, तो उसके में सुरक्षा में कई माओवादी कैडर रहते हैं। 27 ही मारे गए। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि लगभग 40 से ज़्यादा थे, और कुछ माओवादी जो है भाग भी गए। और माओवादियों के इंटरसेप्शन में ये बात निकल के आई है कि 28 मारे गए, जिसमें एक मारे गए माओवादी का 100 भी माओवादी लेकर भाग जाने में सफल हुए। अब आप सोचो कि चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में जवानों ने घेरा है, उनके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हालांकि पहली गोली माओवादी चलाए, उसके बाद वो गोली चला पाने में समर्थ नहीं रहे, क्योंकि जवानों ने चारों तरफ से घेरा था। लेकिन उसके बावजूद अपने मारे गए एक साथी को लेकर और ख़ुद को सुरक्षित बचाकर यहाँ से भागे भी। और वो भी आप सोचिए कि जब वो कैसे आखिरी कोशिश किए होंगे अपने बसवा राजू जो उनके शीर्ष नेतृत्व है उसको बचाने के लिए, कि जवान ही बता रहे थे कि जब वो यहाँ से ऊपर चढ़ के भागे और उसको घेरा गया, तो चारों तरफ से घेर कर अपने शीर्ष लीडर को उन्होंने बचाने की भरसक कोशिश की, आखिरी कोशिश, और वो भागे नहीं। लेकिन जब बसवा राजू को गोली लग गई, तब वो PLJ जिंदाबाद, नक्सलवाद जिंदाबाद चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागे, और कुछ लोग भाग भी गए और कुछ लोग मारे गए। आगे और देखते हैं क्या है स्थिति। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और घना जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ, उसी बीच देखिए इसमें भी गोली के निशान हैं। ये भी बता रहे हैं कि यहाँ गोलियाँ चली हैं, और देखिए किस तरह से ये भी मुझे लगता है पुराना है ज़रूर, लेकिन ये भी लग रहा है कि गोली से ही ये निशान बना है। साथ ही साथ यहाँ भी गोली लगी है इस पेड़ में, जो बता रहे हैं कि लगातार जब माओवादी भागते रहे तो गोलियाँ चलती रहीं दोनों तरफ से। ये जूता किसी मारे गए माओवादी का है, और इसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। मारे जाने के बाद जब शव उठाया जा रहा होगा तो फिर इस तरह से जूते या फिर निकल गए होंगे तो उसे उतार दिया गया होगा। तो देखिए और निशान हैं चारों तरफ गोलियों के। साथ ही साथ बांस भी काटे गए माओवादी जवानों के द्वारा मारे गए माओवादियों के शव को ले जाने के लिए। इसी ओर फिर सारे एकत्रित हुए, जिधर हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मिलेगा। ये देखिए बहुत लंबे चौड़े इलाके में ये मुठभेड़ हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं। हालांकि एक जवान जो बता रहा था कि लगभग 300 मीटर के सराउंडिंग में ये पूरी मुठभेड़ हुई, और वही दिख भी रहा है कि वहाँ उधर से उत्तर से शुरू हुआ, दक्षिण की तरफ भागे, फिर पश्चिम की तरफ आए, और यहाँ जब बसवा राजू मारा गया तो और भी लोग फिर जब इधर उधर भागे तो अलग अलग जगह फायरिंग हुई होगी, लेकिन सामान अलग अलग जगह पड़ा। ये भी माओवादियों के पानी का बोतल है, जिस तरह से वो भरते हैं रखते हैं, और ये यहाँ पर कुछ सामान है, दवाइयाँ हैं। साथ ही साथ आगे और चला जाएगा तो और भी अब हम आपको उस जगह ले जा रहे हैं जहाँ बसवा राजू को मारा गया, जिस पॉइंट पे, फिर वहाँ बताता हूँ कैसे हुआ होगा। देखिए इस पूरे पहाड़ में चारों तरफ दौड़ा भागी हुई और चारों तरफ मुठभेड़ें हुई, चारों तरफ गोलियां चली और चारों तरफ जान भी गई हैं। 27 माओवादी मारे गए हैं, बताते हैं 40 और उससे ज़्यादा माओवादी रहे होंगे। यहाँ भी एक माओवादी मारा गया, और यहाँ भी देखिए बांस में गोलियों के निशान हैं, और साथ ही साथ ये देखिए पेड़ पे भी गोलियों के निशान हैं। जवानों ने जहाँ जो माओवादी मारा गया वहीं उसके पिट्ठू बैग को चेक किया, और जो भी सामान काम का लगा उसे लेकर और मारे गए माओवादी के शव को लेकर वहाँ से चलते बने। ये देखिए माओवादियों की एक किताब, पार्टी संविधान, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। केंद्रीय कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान है।
साधारण कार्यक्रम इस तरह से लिखा हुआ है। हालांकि ये गोंडी में है और गोंडी में है तो ये समझ में नहीं आएगा मेरे, इसलिए मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा। तो लेकिन देखिए हर माओवादी के उसमें कामरेड लालसू लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग जगह पे मारे गए हैं माओवादी। ये उनके पानी का बोतल और बाकी सामान है। 21 मई को 4 दशक से काबिज माओवाद के सबसे बड़े शीर्ष नेता को इसी जगह पर मारा गया। मैंने इस पूरे मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट में जो आपको शुरुआत जहां से दिखाई, दरअसल वो इलाका पीछे है आपके, जो मैंने पहले दिखा दिया था और जो बताया था कि सबसे पहले उत्तर की तरफ से जब फोर्स ने फायरिंग की, फोर्स और माओवादियों के बीच में सबसे पहले उनके संतरी और एक सैनिक के बीच में गुत्थम गुत्ती हुई और इस बीच गोली चली और गोली लगने से एक जवान उसी जगह पर शहीद हो गया। और फिर जब जवानों ने उस ओर मोर्चा खोला और लगातार फायरिंग की तो माओवादी पहले ऊपर की तरफ भागे, लेकिन जो मैंने बताया कि 4 टीम थी जवानों की और 4 टीम ने दूसरी टीम उस तरफ में, मतलब उत्तर से जब वो भागे तो दक्षिण की तरफ में भी दूसरी टीम उनको मिल गई और फिर वहाँ से भागकर वापस आए और जब दोनों तरफ से घिरा हुआ महसूस किए तब वो इस तरफ भाग कर आए और जब यहाँ भाग कर आए तो इधर से भी फोर्स ने घेर रखा था और फोर्स के घेरने के बाद यहाँ पर एक जवान ने ही बताया कि फोर्स सारे जो माओवादी हैं वो एक ही जगह पर एकत्रित होकर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इलाका आपको मैं दिखाता हूँ शुरू से कि कितना यहाँ पर कितनी फायरिंग हुई है, उसके निशान शुरू से आपको दिखाता चलता हूँ। सबसे पहले देखिए कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और उसके निशान है। ये पेड़ पे गोलियाँ, ये देखिए पूरे पेड़ पर गोलियों के निशान हैं, यहाँ भी गोलियों के निशान हैं और हर एक पेड़ पर आपको कमोबेश गोलियों के निशान दिखेंगे। उस पेड़ में भी है, साथ ही साथ उन पेड़ों में भी देखिए ऊपर तक गोलियों के निशान हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलाए गए होंगे। उस पेड़ में भी ऊपर में, मतलब ये जो जिन पेड़ों पर ऊपर गोलियों के निशान हैं वो ये बताते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर लगे होंगे और ऊपर से जो बांस को जो पेड़ों में लगे हैं तो वो नीचे की तरफ फायर किया गया है जवानों के द्वारा। और इसी इलाके में जो माओवादियों ने किसी एक को बचाने की भरसक कोशिश की, जो पहले तो उन्हें नहीं पता था कि कौन है, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागते हुए माओवादी अचानक से रुककर यहाँ पर घेराबंदी किए और किसी को बीच में उन्होंने सुरक्षित रोकने की कोशिश की तो जवानों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और साथ ही साथ यूबीजीएल भी दागे। और इस यूबीजीएल दागने और फायरिंग करने में वहाँ भी देखिए चारों तरफ बांस में आपको गोलियों के निशान मिलेंगे और इस तरफ भी। अब आप सोचिए कि इतने मोटे मोटे यहाँ बांस के पेड़ हैं और सभी में गोलियों के निशान हैं। यहाँ हालांकि बाद में पूरे सामान हैं, इस पर भी मैं आपको विस्तृत से दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको गोलियों के निशान दिखा दूँ। ये देखिए सभी पे गोलियों के निशान हैं बांस के पेड़ों में, उस तरफ और इस तरफ देखिए ये भी गोलियों के निशान हैं। बांस में जब भी गोलियाँ लगती हैं AK-47 या ऑटोमेटिक वेपन की तो बांस के परखच्चे उड़ जाते हैं। स्थिति ये हो जाती है, देखिए कि ये जो बांस का पेड़ है ये तो पूरी तरह से गिर गया जब वहाँ गोली लगी तो चारों। अब सोचिए कि जवान पेड़ों पे गोलियाँ नहीं मार रहे थे, जवान मार रहे थे माओवादियों के उन झुंड पर, लेकिन उसके बावजूद गोलियाँ इतनी चली हैं कि आसपास के सभी पेड़ छलनी हो गए हैं, सारे पेड़। इसमें देखिए थोड़ा सा जूम कर दो तो दिखे वो पेड़ पे गोलियों के निशान दिख रहे हैं अगर आपको तो सभी पेड़ों में इस तरह से गोलियों के निशान हैं। उसके अलावा और भी बताता हूँ, ये देखिए इस तरफ में कई यूबीजीएल भी मारे गए और जब यूबीजीएल मारे गए तो उससे पेड़ की क्या स्थिति हो गई है बताइए। सभी पेड़ों में गोली। ये बताते हैं कि जवान किस तरह से चारों तरफ से उन्होंने घेरा और ये देखिए पेड़, इसे अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये
इस तरफ में यहाँ पे यूबीजीएल पड़ा था ऐसा बताते हैं, और तभी इस पेड़ के इस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं चारों तरफ। जिस भी पेड़ को मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा पेड़ नहीं दिख रहा जिसमें गोलियों के निशान नहीं। उसमें भी है, उस पेड़ में भी है, और सभी में। और ख़ास बात यही है कि निशाना पेड़ों को नहीं बनाया जा रहा था, निशाना माओवादियों को बनाया जा रहा था। लेकिन बीच में इतने पेड़ थे कि उनमें भी निशान गोली लगने से पड़ गए। कई राउंड फायर हैं। इसमें भी देखिए, ये भी गोली के ही निशान है, ये भी गोली के निशान है। और सामान दिखाता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर जब सारे माओवादी नेता मारे गए तो उसके बाद जो लोग भाग गए, ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल बताती है। क्योंकि देखिए आप, ख़ास बात कि सारे माओवादी जो नेता हैं, जो माओवादी हैं, उनके पीने के लिए उन्होंने प्लास्टिक के 2-2 लीटर की बोतलें रखी हुई हैं जिसे कपड़े से कवर किया गया है। लेकिन ये जो है, ये पानी की बोतल जो तांबे की है, ये मुझे लगता है कि बसव राजू के पानी की बोतल है, जो उसके पीने के लिए पानी रखा जाता था। माओवादी हमेशा पीने के पानी पे विशेष ध्यान देते हैं। बीते दिनों जो मेरी भी रुपेश से मुलाकात हुई, तो जब मुझे पानी पीना हुआ तो उन्होंने अपना पानी दिया और कहा कि ये उबला हुआ पानी है तिवारी जी, इसको पीजिए। और क्योंकि बाकी पानी से ही सारी दिक्कतें और समस्याएं होती हैं। ये देखिए, सुई, धागा, रोज़मर्रा के सामान। और यहाँ पर देखिए सारे सामान, जो चश्मा के केस हैं और पूरे सामानों को खोला गया है। कई राउंड गोलियां चली हैं। देखिए इस तरह से, ये भी देखिए, ये भी वीआईपी वाला पानी का बोतल मिल्टन का, ये भी माओवादियों का है, जिसे अब इसी से पता चलता है कि यहाँ पे कोई बड़े स्तर का माओवादी नेता था। और था क्या, मारा गया माओवादी जो है बसव राजू था, उसकी तो शिनाख्ती भी हो गई। उसके परिजन शव लेने आए, और हालांकि शव जब तक मैं नेटवर्क में था तब तक तो पुलिस ने दिया नहीं था, और पता नहीं फिर बाद में दिया या नहीं दिया। यहाँ पर देखिए सभी के जूते जवानों ने यहीं निकाल दिए हैं। और ये भी पानी का बोतल है, ये भी उसका है, तांबे का है। इससे बड़ा माओवादियों के जवानों के द्वारा जो इस तरह के कैमोफ्लेज के जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं, उस तरह के कपड़े से पानी का कवर बनाया गया है। तो इस तरह के यहाँ पे सामान मिले हैं। और क्या सामान है दिखाता हूँ आपको। थोड़ा जब मैं दिखाता हूँ तो आप पास से दिखा दिया करें उसको, है ना। और ये देखिए, अच्छा देखिए फायरिंग कितनी हुई है। मुझे लगता है हमसे पहले हमारे जो पंकज भाई, अशफाक भाई आए थे, ये उन्हीं का काम है लग रहा है। सारी गोलियां यहाँ एकत्रित की गई हैं, क्योंकि इतनी गोली एक जगह तो नहीं होगी। ये कारतूस आप देखिए, इतनी सारे कारतूस हैं ऑटोमेटिक वेपन के, खाली खोखे यहाँ किसी ने एकत्रित करके छोड़ दिया। किसी भलमानस पत्रकार ने छोड़ा होगा एकत्रित करके कि हमारे बाद जो भी पत्रकार अगर आएगा लेट लतीफ़ मेरी तरह, तो रिपोर्टिंग करेगा तो उसे दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से ये कारतूस एकत्रित हैं। यहाँ पर भी ये कपड़े हैं, और कपड़ों के साथ में यहाँ पे मारे गए माओवादियों के पाउच हैं, जिसमें वो देखिए एकदम, ये सीआरपीएफ इस तरह के ड्रेस यूज़ करती है। और माओवादियों के साथ 7 नंबर की कंपनी थी, और हमेशा 7 नंबर की कंपनी ही बसव राजू की सुरक्षा में रहती थी। ये टोपी है, टोपी बताती है। एक बार मुझे खूब याद है कि मैं एक बड़े माओवादी नेता से मिला था, तो उसके टोपी में भी इस तरह से एक स्टार था। तो ये एक स्टार जिस भी माओवादी नेता के टोपी में होता है तो बड़ा माओवादी होता है। अब ये बसव राजू पहनता था या कोई और, पता नहीं, क्योंकि बीते दिनों जब मैं रुपेश से मिला था तो हालांकि मैंने नहीं देखा था उसके टोपी पर इस तरह के स्टार, जबकि वो भी एक बड़ा माओवादी नेता है इस तरह से। और यहाँ पे सामान, उनके तमाम सामान हैं। और ये फाइनली ये वो इलाका है जिस इलाके में
बसव राजू को मारा गया घेर कर। और मैंने इसको आपको शुरू से बताया कि कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई, कैसे मुठभेड़ में बसव राजू फंस गए। और सबसे ख़ास बात ये भी देखिए, इस तरह के माउथ फ्रेशनर ये है, या माउथ वॉश है ना। हाँ। ये भी यहाँ पे था, मुझे लगता है संभवतः। अच्छा, आपको मैंने बताया होगा पहले कि बसव राजू जो है वो एमटेक उसने किया था और रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ था, और वहीं से वो जो है माओवादी संगठन से जुड़ गए। साथ ही साथ उनके छोटे भाई जो आए हुए थे वो बड़े संभ्रांत हैं, उनका व्यापार है, और उनकी जो पत्नी है, मतलब कि बसव राजू की जो बहू मानी जाएंगी, वो विद्युत विभाग में जीएम के पद पर हैं। और उनके जो भतीजे हैं वो यूएस में हैं। तो मैंने जब पूछा कि क्या बसव राजू लेवी वसूली का पैसा घर भेजते थे, तो उनके भाई ने कहा कि हमारे पिताजी शिक्षक थे और हेडमास्टर, और उस समय वो ब्याज में पैसा चलाते थे, तो हमको पैसों की कोई आवश्यकता पहले ही नहीं थी, हम तो पहले से ही लैंडलॉर्ड, हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। और ये तो बसव राजू जो है रेडिकल यूनियन से जुड़े, और उसके बाद उनकी मंशा हुई कि वो इस तरह से माओवादी संगठन से जुड़े, और उनका ये अभिमत था कि वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कितना वो सफल हुए, कभी बसव राजू से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, होती तो मैं पूछता ज़रूर कि एमटेक तक की पढ़ाई करके क्या आप सरकारी सेवा में जाते तो गरीबों की ज़्यादा सेवा कर पाते, या अभी कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब उस सवाल के जवाब देने वाला ख़त्म हो चुका है। तो ये एक बड़ी मुठभेड़, एक जवानों के लिए बहुत बड़ी सफलता, और इस बहुत बड़ी सफलता है तो इसके ग्राउंड रिपोर्ट को करने के लिए आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़ा। बहुत लगातार बारिश में मैं पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ, मेरा कपड़ा, मेरे जूते सब भीग गए हैं, और उसके बाद ये जंगल और यहाँ पर ये मच्छर सब परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी मुठभेड़ को छोड़ना नहीं चाहिए, इसका कवरेज तो होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। और आप बताइएगा बाकी कैसा था ये कवरेज, ठीक ठाक लगा हो तो इसे आप और भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ताबड़तोड़ मेहनत हो रही है बस्तर टॉकीज़ में, इसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।